नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक मुद्दों पर और ये मुद्दे आपके कोर्सेस में कुछ इस तरह संबंधित हैं। आपके IAS-PCS के कोर्सेज में भी रिलेट करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट JRF और PGT के एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक है। मैंने इस तरीके से इस वीडियो को बनाया है ताकि समसामयिक घटनाओं के साथ भी इसे जोड़कर देखा जा सके और किसी भी अन्य फैक्ट्स को आपको कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, सबसे पहले निर्धनता, और इसके अन्य मुद्दे भी हैं। सबसे पहले मुद्दे को हम लोगों ने यहाँ लिया है, निर्धनता को। तो निर्धनता बेसिकली है क्या? निर्धनता का मतलब यह है कि जिसके पास फंडामेंटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो मूलभूत सुविधाओं से रहित है, उसे ही हम निर्धन कह सकते हैं। अगर मार्क्स के शब्दों में कहा जाए तो मार्क्स निर्धनता को एक तरीके से हैव नॉट के संदर्भ में देखते हैं, वर्गहीन समाज के रूप में देखते हैं। मार्क्स का मानना था कि निर्धन व्यक्ति वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है, जो शोषण और अलगाव का शिकार है। बेसिकली वही निर्धन है। उसके लिए उन्होंने पॉपराइजेशन जो है वर्ड यूज किया, गरीबीकरण वर्ड यूज किया, इंग्लिश में पॉपराइजेशन वर्ड यूज किया। हम लोग बात करते हैं निर्धनता के सामान्य अर्थ से। निर्धनता से का आशय उस सामाजिक अवस्था से है, चूँकि हम समाज में रहते हैं, जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। उन्हें निर्धन कहा जाता है। अब बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब चीज़ें हैं। 3 चीज़ें बेसिकली। स्वास्थ्य, संचार, आज की डेट में ये सब चीज़ें हैं। जिनके पास ये फंडामेंटल्स नहीं हैं वो पुअर हैं, वो गरीब हैं। आगे हम अगर देखें कि नीलर और पामेला सेवी क्या कहते हैं, तो इनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ द इनइक्वालिटी। उसमें वो जो असमानता के आधार पर गरीबी को समझाते हैं, असमानता के आधार पर। अब असमानता क्या है? असमानता बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 वर्गों की तुलना की जाती है, चूँकि तुलनात्मक है। जैसे मेरे पास मान लो मर्सिडीज है, तो कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है, तो ये असमानता का द्योतक है। जैसे पश्चिमी समाज बनाम एशियाई समाज। अब हम लोग निर्धनता की माप कैसे ली जाती है भारत में, इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत में निर्धनता को 2 तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, एक रिलेटिव, सापेक्षिक, और दूसरी है निरपेक्ष, यानी न्यूट्रल। सापेक्षिक निर्धनता वह है जो किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे देश के संदर्भ में जिसकी व्याख्या की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति चल रहा है जो है कार से, और एक व्यक्ति चल रहा है जो है साइकिल से। तो ये कहेगा, साइकिल वाला कहेगा कि मैं कार वाले की तुलना में सापेक्षिक रूप से निर्धन हूँ, गरीब हूँ, सापेक्षिक रूप से गरीब हूँ। इसे कहा जाता है सापेक्षिक निर्धनता। और निरपेक्ष निर्धनता का मतलब ये है कि जहाँ पर फंडामेंटल नीड्स ही ना पूरी होती हों, उसकी किसी से तुलना ना की जाती हो, तो उसे निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। भारत में इसी जो निरपेक्षता के प्रतिमान को अपनाया गया है। हमारे यहाँ जो निर्धनता के प्रतिमान में जो है गरीबी के मापने के प्रतिमान में इसी निरपेक्ष प्रतिमान को अपनाया गया है, सापेक्षिक प्रतिमान को नहीं अपनाया गया है। और हमारे यहाँ जो निर्धनता का जो मापन है वो होता है हेड काउंट रेशियो के अनुसार। हेड काउंट रेशियो क्या है? ये भी गरीबी के मापन का एक आधार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर गरीबी। हेड काउंट रेशियो ये पैरामीटर हम अपने यहाँ पर है, हेड काउंट रेशियो। और हमारे यहाँ हम लोग
जो है निरपेक्षता को आधार मानकर चलते हैं, यानी किसी से तुलना नहीं करते। हालांकि कुछ विवाद हैं, भारत में आज तक गरीबी के मापन का उचित कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना व्यवस्थित पैमाना है ही नहीं। अभी हम ऐतिहासिक संदर्भ में आप लोगों को आज तक बनी जितनी भी कमेटियां हैं उनकी रिपोर्ट्स बताएंगे। आप देखेंगे कि कहीं भी निर्धनता का पैमाना स्पष्टता दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले लेते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को, इनकी पुस्तक का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें वो निर्धनता को इस तरह से बताते हैं, वो कहते हैं जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर हमें निर्धनता को देखा जाना चाहिए। जीवन जीने की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धनता की जो है व्याख्या करनी चाहिए। और जब इन्होंने अंग्रेजी नीति यानी ब्रिटिश नीति का आकलन किया था तो उस दौरान 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इनकम की जब इन्होंने बात करी थी, यानी एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, तब एक तरीके से नए आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसके बाद नीलकांत डांडेकर एवं रथ नामक अर्थशास्त्रियों ने 1971 में उपभोग खर्च का पैमाना तय किया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जितना खर्च करते हैं, उपभोग पर जितना खर्च होता है खाने पीने में, यानी कंज्यूमिंग कैपेसिटी जितनी है, एक्सपेंडिचर जितना है, उसके आधार पर हमें इसको मापना चाहिए। तो उन्होंने कहा था अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी डेली कंज्यूम करता है, डेली उपभोग करता है, तो व्यक्ति बिल्कुल भी गरीब नहीं है। फिर अगली कमेटी थी वाई के अलग। मित्रों, ये पूछी जाती हैं कमेटियाँ, इसलिए मैंने सबकी चर्चा कर दी है। वाई के अलग समिति, इसने क्या कहा, उसी कैलोरी पैमाने को लिया और कहा शहरों में 2100 कैलोरी और गांव में 2400 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो गरीब नहीं है। वाई के अलग समिति ने इसी पैमाने को लेकर ये बात जस्टिफाई करी। आगे बढ़ते हैं। अगले अर्थशास्त्री हैं लकड़ावाला। लकड़ावाला कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और ये बहुत अच्छा है, आज भी यूज किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सबसे पहले अपनाते हैं मिस्टर लकड़ावाला कमेटी के द्वारा। आगे बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग किस फार्मूले को अपनाता है? तो ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के डेटा को लेता है और इसने भी बताया कि हमें उपभोग व्यय के आधार पर इसे देखना चाहिए। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करता है। फिर अगली जो है कमेटी बनाई गई, उसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसने 37.2% लोगों को गरीब माना था, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। और इसने उपभोग बास्केट एक बनाई थी, उपभोग बास्केट, कि उस उपभोग बास्केट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब चीज़ों को भी शामिल किया था और इसके आधार पर 37.2% लोगों को गरीबी के दायरे में इन्होंने रखा था। आगे बढ़ते हैं रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर। रंगराजन समिति जो है ये भी कैलोरी फॉर्मेट को अपनाती है। कैलोरी फॉर्मेट को अपनाती है, यानी कोई व्यक्ति 21.9%, मतलब इनका जो मानना था, इन्होंने जो कहा था, इनका जो मानना था कि अगर कोई व्यक्ति 47 रुपये शहर में रह रहा है तो 47 रुपये, और गांव में रह रहा है तो अगर 32 रुपये प्रतिदिन कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इनके अनुसार भारत में 21.9% गरीबी है। ये आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 21.9% गरीबी है।
अब कुछ समकालिक आंकड़े ले लेते हैं जिसमें माना जाता है कि सर्वाधिक गरीबों की संख्या, सर्वाधिक जो गरीब हैं वो उत्तर प्रदेश में है संख्या के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीब हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीब हैं। अब हम लोग बात करेंगे विश्व बैंक का पैमाना क्या है गरीबी का, विश्व बैंक का गरीबी का क्या पैमाना है। तो विश्व बैंक ने कहा भाई कि जो गरीब वो व्यक्ति है जो लगभग $1.90 प्रतिदिन ना कमाता हो, $1.90 प्रतिदिन ना कमाता हो, वो व्यक्ति गरीब है। ये वर्ल्ड बैंक का पैमाना है। नोट्स बनाते चलिए आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं निर्धनता के कारण पर। अब सबसे पहले इतनी बातें हो गई तो हम लोग देखते हैं, आप लोग समझ लीजिए कि एक जैसे मजाक है गरीबी को लेकर, एक मजाक जैसा चल रहा है देश में अपने, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति 37 रुपये कमा ले तो वो गरीब नहीं है, अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये कमा ले वो गरीब नहीं, 47 रुपये कमा ले गरीब नहीं, है ना, 2150 कैलोरी भोग कर ले वो गरीब नहीं। अब सोचो एग्ज़ाम की प्रतिस्पर्धा कैसी है। एग्ज़ाम को बताया गया इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक व्यक्ति जो है जेएनयू में पढ़ता हो, या मान लो वो जो है आरएलबी या एलपीएस या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकला हो, मतलब बड़े स्कूलों में पढ़कर निकला हो, और एक व्यक्ति गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर निकला हो। समान प्रतिस्पर्धा पर जब दोनों बच्चे आते हैं तो सोचिए कि प्रतिस्पर्धा गलाकात होगी या प्रतिस्पर्धा होगी ही नहीं। प्रतिस्पर्धा कोई नहीं प्रतिस्पर्धा है, वो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो उसी तरीके से पॉवर्टी को लेकर भी एक मजाक चल रहा है कि सोचो क्या आज के डेट में 50 रुपये भी अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति एक दिन में कमा लेता है तो व्यक्ति वो गरीब नहीं है। इस तरीके की धारणाएं देश में चल रही हैं। प्रति व्यक्ति साल भर की औसत आय मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति की आय नहीं, औसत आय लगभग 1,30,000 के आसपास मानी जा रही है। अब इस तरीके की आय में किसी का कुछ नहीं हो सकता, ये औसत आय है अगर पूरी हम अपनी इनकम के आधार पर देखें तो। अब हम लोग निर्धनता के कारणों पर आते हैं, ये समाजशास्त्री पहलू है। कारण पर आते हैं तो पहला कारण हमें मिलता है वैयक्तिक कारण, पर्सनल रीजन। इसमें है शारीरिक कमी। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली डिसेबल है तो वो जो है गरीब होता है। फिर आलस्य का शिकार है, लेजी है, तब भी जाहिर सी बात हो नहीं कमा पाएगा। और या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है, मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, मानसिक रूप से दक्ष नहीं है, तभी वो गरीब होगा। ठीक है, सही बात है। फिर भौगोलिक कारकों पर आते हैं कि जो है ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स क्या हैं। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यानी कि जिन राज्यों में नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं वहाँ लेबर्स को उतनी अच्छी काम नहीं मिलता, उनको माइग्रेट करना पड़ता है। एक तो ये समस्या है। और जिन क्षेत्रों में ऐसे हैं प्राकृतिक संसाधन उनमें लोगों को वहीं काम मिल जाता है। फिर प्राकृतिक विपत्तियाँ जैसे भूचाल आ जाना, बाढ़ आना, आंधी आना, तूफान, अभी देखो तौकते, यास, ये सब चक्रवात आए, इनका दुष्प्रभाव क्या है, गरीब आदमी सिर्फ बर्बाद होता है, इससे वो और गरीब हो जाता है। और या प्रतिकूल जलवायु से कौन प्रभावित होता है, किसान। अति जो है या तो बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब सोशल फैक्टर्स पर आते हैं, सामाजिक कारण पर। सामाजिक कारणों में जैसे धर्म एक सबसे बड़ा फैक्टर है।
जैसे कहा जाता है, मार्क्स क्या कहता है, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये पूंजीपतियों के हाथ का एक औजार है, क्योंकि वो इसको प्रयोग करते हैं कि भाई तुम्हारी किस्मत में ये है, इसलिए तुम इसी तरह से काम करो। फिर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जैसे मैंने अभी बताया कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का ये नतीजा है कि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में जो गरीब है वो पीछे रह जाता है, वो फैसिलिटेट ही नहीं कर पाता अपने आप को, और वो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं आ पाता। फिर जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का क्या मायने हैं, जैसे यहाँ पर वंशानुगत व्यवसाय की बात है, तो वंशानुगत व्यवसाय का दुष्प्रभाव ये है कि आप अगर मेंटली एबल भी हैं, इकोनॉमिकली भले ना सक्षम हो लेकिन मेंटली एबल हैं, दक्ष हैं, तब भी आप अन्य व्यवसाय इतनी जल्दी नहीं कर पाते। फिर अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या के कारण गवर्नमेंट के स्तर पर, निजी स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंसता रहता है। आप लोग हमें बताएंगे गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके। नरकसे ने दिया था। अगला है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो महिलाएं हैं उनको काम नहीं मिल पाता, या वो सिर्फ घर का काम करती हैं, घर की संभाल तक वो सीमित रहती, बच्चे पैदा करती हैं बस। वो उनके लिए जो है स्वतंत्रता की कमी होती है, उनकी पढ़ाई पर, उनके काम करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता बाहर पर। महिलाओं का दोयम दशाएं, यानी महिलाओं को सेकेंडरी माना जाता है। इसके परिणाम क्या हैं, इसके परिणामों की चर्चा हम लोग करते हैं। परिणाम ये है गरीबी का कि अपराध एवं बाल अपराध बढ़ते हैं। जैसे अब अभी आप देखते हैं, जैसे आज ही वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि 7 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हुए हैं कोविड में, और माना जाता है CMIE के डेटा के अनुसार भी इसी तरीके के आंकड़े हैं कि लगभग 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो अब इनका दुष्प्रभाव क्या है, इनका दुष्प्रभाव ये है कि अपराध, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, इत्यादि जो है तमाम तरीके के साइबर क्राइम, परंपरागत अपराध, ऐसी घटनाएं बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। जुवेनाइल जो है क्राइम होंगे, विवाह विच्छेद होते चले जाएंगे, आत्महत्याओं की दर बढ़ती चली जाएगी, भिक्षावृत्ति बढ़ेगी, वैश्यावृत्ति बढ़ेगी। ये सारे दुष्प्रभाव हैं जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर आप नज़र रखिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब उन्मूलन के क्या उपाय हैं? उन्मूलन के, चूंकि हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो उन्मूलन के सामाजिक आर्थिक उपाय होने चाहिए। जैसे क्रैच होने चाहिए, जैसे सुधार गृह होने चाहिए, जैसे बाल विकास केंद्र होने चाहिए, अगर हैं तो काम करें ठीक तरीके से, इत्यादि चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जो महिलाएं वेश्यावृत्ति से, चंगुल से बाहर निकलती हैं, उनके लिए जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सरकार के द्वारा तमाम उपाय किए गए हैं, इनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसे मनरेगा 2005 में आया हुआ प्रोग्राम है, जो 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले से नरेगा कहते थे, बाद में इसे 2009 में 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, इसमें विधिक रूप से जॉब गारंटी मिलती है 15 दिन के अंदर, और 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम मिल जाता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री स्किल मिशन या PM स्किल योजना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो ITI हैं,
इसमें प्लम्बर, टेक्नीशियन, इस तरीके के बहुत से काम हैं जिनको करना था। उसी तरह पीएम आवास योजना, ये 2 प्रकार की है, एक है शहरी और एक है ग्रामीण, एक है शहरी एक है ग्रामीण। ये काम कर रही है 2015 में, इसको भी लॉन्च किया गया था। इसमें जिन व्यक्तियों के पास घर नहीं है उनको घर प्रदान किया जाएगा। और अगला प्रोग्राम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2013 में लॉन्च की गई थी पीडीएस सिस्टम। इसमें 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के रेट पर चावल, गेहूं, मोटा अनाज अलग अलग रेट पर दिया जाता है और इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का प्रावधान किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में प्रावधान इसका किया गया है। आर्टिकल 39 घ में, आर्टिकल 39 घ में इसके संदर्भ में विधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके के जो अनौपचारिक काम है इनमें 91% श्रमिक लगा हुआ है, तो उनके लिए अच्छी नीति बनाए जाने की ज़रूरत है। फिर अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 2019 में लॉन्च की गई है, 2019 में लॉन्च की गई है। इसमें 2000 रुपये प्रति किसान दिया जाता है। फिर एक प्रोग्राम था बेरोजगारी भत्ता का, बेरोजगारी भत्ता, इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, ये भी एक प्रोग्राम है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है और जो है औद्योगिक जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा हमारे यहाँ पर आएँ, उनका एफडीआई ज़्यादा है, इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस भी प्रोवाइड किया गया है। फिर अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया, ये युवाओं के लिए प्रोग्राम है। और दूसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया, ये 2015 और 2016 में लॉन्च की गई थी। यानी कि कोई भी युवा जो अपने कौशल से किसी भी व्यवसाय को नवाचारी ढंग से स्टार्ट कर सकता है। उसी तरह स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम दलितों, महिलाओं और जनजातियों के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम था और इसमें 25 जो है खंडों में जो है विकास करना था। ये बेसिकली विनिर्माण क्षेत्र के विकास से संबंधित था। और अगला प्रोग्राम है असेंबल इन इंडिया। इसमें यानी कि जो भारत में सस्ता श्रम है उसको यूज करके विदेशी कंपनियों का भारत में आकर हमारे यहाँ के लोगों के लिए काम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था असेंबल इन इंडिया का। तो यानी कि जैसे मान लो कि जैसे सैमसंग है, इसकी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में लगी हुई है, तो असेंबल इन इंडिया का क्या है कि बैटरी, स्क्रीन, स्पीकर इत्यादि जितने भी चीज़ें लगती हैं वो अलग अलग देशों से आए। हमारे यहाँ का जो सस्ता इंजीनियर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सस्ते दर पर इंजीनियर उपलब्ध हैं, वो इसको असेंबल कर दें और पूरा मोबाइल बना दें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काम मिल सकता है। 2020 में इसे स्टार्ट किया गया। अगली योजना का नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना भी 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता था, बैंकों के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाता था जो लोग व्यवसाय करें। फिर अगली योजना कोविड के दौरान में स्ट्रीट वेंडर योजना स्टार्ट की गई। इसमें 10,000 रुपये प्रति वेंडर जो है लोन देने का प्रावधान किया गया। फिर अगला है आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कोविड के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें कुल जीडीपी का माना जाता था कि 20 ट्रिलियन है, कुल जीडीपी का 10% इसमें लॉन्च किया गया था पिछले साल। इसके बहुत 5 पिलर हैं जिन पर काम किया गया है, वो जानने की जरूरत नहीं। अगला है प्रवासी डेटाबेस। प्रवासी डेटाबेस का मतलब ये है कि जो श्रमिक अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं उनका कोई डेटा उपलब्ध नहीं होता, ना उस राज्य के पास, ना जिस राज्य से जाते हैं उसके पास। तो इसके लिए सरकार ने विधान किया है कि अगर डेटा उपलब्ध होगा तो उनके अनुसार हम काम की नीति बना सकेंगे। फिर अगला है हृदय योजना। हृदय योजना बेसिकली टूरिज्म से संबंधित है और टूरिज्म के द्वारा
बहुत से लोगों को जॉब मिलता है। फिर अगला है जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का बहुत पैसा बर्बाद होता है विभिन्न बीमारियों में, तो उसके लिए जो है ये जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि लोगों का फ्री इलाज हो सके। इसमें 50 करोड़ लोगों तक का 10.78 करोड़ परिवार शामिल थे, यानी 50 करोड़ लोग लगभग शामिल थे, 5 लाख रुपए तक का फ्री। फिर अगली योजना है जन धन योजना। जन धन योजना में मित्रों 40 करोड़ खाते खुल चुके हैं। तो इस तरीके से योजना काफ़ी लाभदायक है वित्तीय समावेशन के लिए। और आखिरी योजना है 2020 तक किसानों की दोगुनी आय करने के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई, जैसे ऑपरेशन ग्रीन है ना, तमाम इनकम को डबल करने के लिए बहुत सी सरकार की योजनाएं लागू की गई हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत किया गया एक तरीके से उसी बजट में। तो इस तरह बहुत सी प्रोग्राम हैं। आप लोगों को जाहिर है ये वीडियो जो है पसंद आएगा, मेरी ये पूरी उम्मीद है। आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करिए 7054161270 पर। जय हिंद, लेट्स डू इट।